सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 ज्योग्राफी का 7th चैप्टर जिसका नाम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पाइपलाइंस के बारे में पढ़ा था। आज हम वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे। सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फारिंग कंट्रीज, यानी अगर हम प्राचीन काल से देखें, बहुत पहले टाइम से देखें, तो इंडिया को क्या माना जाता है? सी फारिंग कंट्री, यानी एक ऐसा देश है जहां पहुंचने के लिए आपको समुद्र में सफर करके जाना पड़ेगा। यानी अगर देखें तो अफ्रीका से लोग कैसे आते थे? शिप्स के जरिए, या अरब कंट्रीज से शिप्स के जरिए आया करते थे। तो उनके लिए क्या था? वो एक सी फारिंग कंट्री था। इट्स सी मैन सेल्ड फार एंड नियर, दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। अब इसके जो सीमैन थे, यानी जिसे हम मल्लाह कहते हैं, जो नाव वगैरह चलाते हैं, वो पास के एरिया में भी अपनी नाव लेकर जाते थे और दूर भी जाते थे। और क्या करते थे? वो अपने साथ जब जाते थे, मान लीजिए दूर गए या करीब के किसी कंट्री के अंदर गए, तो वो इंडिया का जो कॉमर्स है, कॉमर्स क्या, यानी जितनी भी बेचने वाली चीजें हैं वो लेके जाते थे। जैसे यहाँ से मसाले हो गए या कपड़े हो गए, वो ले जाते थे। और इंडिया का जो कल्चर है उसको भी जाकर फैलाते थे। अब कल्चर में क्या आ गया? हमारा जो ड्रेस है, हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जब यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के लोग देखेंगे और उनको हमारा ड्रेस पसंद आएगा कि ये जो ड्रेस है बड़ा अच्छा है, तो इस तरह से हमारा कल्चर भी गया, हमारी लैंग्वेज हो गई। तो ये सारा चीज कल्चर के अंदर आता है। तो जो सीमैन थे वो सामान भी लेकर गए और हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर था, वो भी दूर और पास हर जगह फैलाई उन्होंने। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता है ये। अगर एयरवेज से कंपेयर करें या रोडवेज से कंपेयर करें तो सबसे सस्ता आपको ये वाटरवेज ही पड़ेगा। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। सबसे अच्छा माना किस लिए जाता है? जब आपको बहुत भारी सामान लेके जाना है या बहुत बड़ा जिसका साइज है, उसको अगर दूसरी जगह आपको लेके जाना है या कहीं से आपको मंगाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। मान लीजिए अगर हमको बहुत सारे ट्रक कहीं भेजना है या कहीं से ट्रक्स वगैरह मंगाने हैं, तो उसके लिए क्योंकि साइज इतना बड़ा है, उसके लिए सबसे अच्छा यही माना जाएगा कि हम वाटरवेज के जरिए लेकर आए। इट इज फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इसकी खास बात यह है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है। यहां पर फ्यूल बहुत कम खर्च होता है। जैसे शिप्स के अंदर जो फ्यूल यूज होता है, एचएफओ इसे हम कहते हैं, हैवी फ्यूल ऑयल, तो वो बहुत कम लगता है। अब जब फ्यूल कम लगेगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, इसीलिए इसे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी कहा गया। इंडिया हैज इनलैंड वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। अब जो इंडिया की इनलैंड नेविगेशन है, इनलैंड क्या होता है? यानी जो हमारी लैंड बाउंड्री है उसके अंदर जो शिप्स वगैरह चलती हैं या जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट है, उसका नेटवर्क कितना बड़ा है? 14,500 किलोमीटर उसकी लेंथ है। यानी जितने रूट पे शिप्स वगैरह या स्टीमर्स या बोट चलती हैं, उसको लेंथ अगर हम जोड़ लें तो 14,500 किलोमीटर आएगा। अब इनलैंड के अंदर कैसे हम जा सकते हैं? अब देखिए, ओशन तो हो नहीं सकता, हमारी लैंड बाउंड्री के अंदर पानी कहां से आएगा? या तो रिवर में वो चलेगी, शिप्स या बोट जो भी हो, या जो कैनाल्स है, नहर है, वहां चलेगी। ठीक है, तो इतनी लेंथ है उसकी। आउट ऑफ दीज ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेटेड बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। तो 14,500 किलोमीटर की टोटल जो रूट है उसमें से सिर्फ 5,685 किलोमीटर ऐसा है जहां पर मैकेनाइज्ड वेसल्स चलती हैं, यानी वो शिप्स या बोट जो मशीन से चलने वाली हैं, उनका रूट सिर्फ 5,685 किलोमीटर का है। बाकी जो लेंथ है वहां पर जो हाथ से चलने वाली बोट हो गई या हवा से चलने वाली जो शिप्स हो गई, वो चलती हैं। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट। अब कुछ वाटरवेज हैं, यानी पानी के कुछ रास्ते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल वाटरवे कहा गया है। जैसे हमने रोडवेज में पढ़ा था, नेशनल हाईवेज के बारे में, इसी तरह नेशनल वाटरवेज गवर्नमेंट ने नाम दे दिया है उसको। तो वो कौन कौन से हैं वो हमको देखना है। तो 5 आपके ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। तो ये है आपका मैप। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप। ये मैप आपको याद नहीं रखना, ना आपकी बुक में दिया है ना आपको याद रखना है, लेकिन समझाने के लिए, याद रखने के लिए मैं मैप दिखा दूंगा ताकि आपके माइंड में चीजें अच्छे से सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है, ये बड़ा मैप है। अब एक एक जो रूट है उसको हम जूम करके देख लेते हैं। अब पहले हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 1 की। ठीक है, जो कहां है? गंगा रिवर के अंदर, रिवर में ही चलेगा या कैनाल के अंदर। तो नेशनल हाईवे कहां पर है? नेशनल वाटरवे कहां पर है? गंगा रिवर के अंदर है। रूट कहां से कहां तक है? इलाहाबाद और हल्दिया, इसके बीच में चलती है। अब इलाहाबाद ये रहा आपका। यहां से जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, ये पूरा गंगा रिवर होते हुए गंगा नदी, ये इस तरह से, और यहां आपका हल्दिया है। ठीक है, इसके बीच में आपका नेशनल वाटरवे 1 चलता है। लेंथ 1620 किलोमीटर। लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है नेशनल वाटरवे में कहां से कहां तक चलता है और किस रिवर में चलता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरा नेशनल वाटरवे सेकंड की अगर हम बात करें, ये कौन सी रिवर में चलता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में, सादिया और धुबरी के बीच के अंदर, ठीक है। 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये रहा आपका सादिया, ठीक है, असम के अंदर। यहां से चलते चलते ये पूरा होते हुए ब्रह्मपुत्रा ही रिवर है ये, और ये धुबरी यहां आकर ये एंड होता है। ये हमारा रूट है। उसके बाद तो बांग्लादेश शुरू हो गया, ठीक है। तो ये नेशनल वाटरवे सेकंड हो गया। अब नेशनल वाटरवे थर्ड की अगर हम बात करें तो कौन सा है? ये रिवर में नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो रिवर में नहीं है, बल्कि कहां पर है? कैनाल के अंदर। ये नहर में चलता है, और इसका नाम क्या है? वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। स्टेट का नाम आपके केरला है, और ये आपका वेस्ट साइड में, केरला वेस्ट में पड़ता है। तो वेस्ट में जो कोस्ट है, यानी समुद्र से लगा हुआ जो एरिया वेस्ट का है, तो वेस्ट कोस्ट कहलाएगा। वहां जो कैनाल है तो नाम क्या होगा? नाम याद रखना बिल्कुल सिंपल है। वेस्ट में है, समुद्र से किनारे है तो कोस्ट हो गया। नहर है, रिवर नहीं है, इसलिए हमने कैनाल कह दिया, वेस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। ये नाम याद हो गया। कहां से कहां तक है? आगे ये लिखा है, कोटापुरम से कोल्लम तक। ये देख रहे हैं एकदम टॉप वाला पॉइंट, ये कोटापुरम है, ठीक है, ये कोटापुरम है। और ये आपका एंड कर रहा है कोल्लम में, ये यहां पर एंड कर रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक ये रूट हो गया। अब ये तो सीधा सीधा हो गया, थोड़ा सा और डायरेक्शन भी ये चेंज हुआ है। कोई और कैनाल है, वहां पर भी शिप चली जाती है। तो वो कौन सा है? उद्योग मंडल कैनाल है, और आपका चंपाकारा कैनाल है, ठीक है। उद्योग मंडल कैनाल ये है। ये आपको देखने से बहुत छोटा सा लग रहा है ना, ये यहां पर एक छोटा सा रास्ता गया है, लेकिन ये अच्छा खासा लंबा है। तो यहां पर भी ये रूट तो है, ये सीधा सीधा इधर भी चली जाती है, ठीक है। और ये आपका चंपाकारा कैनाल है, यानी यहां पर भी चली जाती है। ये दो जगह हमने रूट को बढ़ा दिया है। तो टोटल लेंथ मेजर करेंगे तो 205 किलोमीटर है, ठीक है। तीसरा भी पूरा हो गया हमारा। फिर आपका नेशनल वाटरवे 4 हो गया, ठीक है। ये मैप याद नहीं रखना, आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैप दिखा देंगे तो आपको चीजों को याद रखने आसान हो जाएगा, वरना थ्योरी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। नेशनल वाटरवे 4 की बात करें, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विद द काकीनाडा पुंडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। अब ये देखिए, ये आपका काकीनाडा है, ठीक है, काकीनाडा ये, और ये बिल्कुल एंड में आपका पुंडुचेरी है, ठीक है। तो ये पूरी जो आप देख रहे हो, ये ब्लू लाइन चलते हुए जा रही है, ये इसका रूट है, ठीक है। तो नाम क्या है? काकीनाडा पुंडुचेरी कैनाल, ठीक है। स्ट्रेच मतलब ये जो खींचा गया है, एक रास्ता सा बना दिया गया है, तो स्ट्रेच हमने नाम लिख दिया। अब सिर्फ यही नहीं है, दो और रिवर में हमने इस रूट को और बढ़ा दिया है, स्ट्रेच कर दिया है, फैला दिया है, यानी खींच दिया है कह दें। तो वो दो रिवर कौन सी है? एक तो आपका ये गोदावरी रिवर है जो इधर जा रही है, ठीक है, ये गोदावरी रिवर देख रहे हैं। और दूसरा यहां पर भी एक रिवर है, ये कौन सी है? आपका कृष्णा रिवर है, ठीक है। दो रिवर में हमने बढ़ा दिया है। तो नेशनल वाटरवे 4 में आपका काकीनाडा पुंडुचेरी का जो कैनाल है वो तो है ही है, दो रिवर और आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा रिवर यहां पर भी हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर ये फिफ्थ वाला है, इसका मैप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी विद मटाई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। नेशनल वाटरवे 5 की अगर हम बात करें तो वो कहां पर है? एक तो जो वाटरवे है हमारा वो रिवर ब्राह्मणी, एक रूट ये है, आप देख सकते हैं ये रिवर ब्राह्मणी है, ये जो जा रही है रास्ता, ठीक है, ये वाला। और मटाई रिवर इसमें नहीं लिखा हुआ है, मटाई रिवर ब्राह्मणी से ऊपर ही है थोड़ा, शायद यहां से है क्या, ये शायद रिवर है, ठीक है, ब्राह्मणी से थोड़ा ऊपर ही है। मैप याद नहीं रखना, इसलिए अंदाजे समझ लो, ये आपका मटाई रिवर हो गया। तो यहां पर एक रास्ता है। डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी, महानदी रिवर में भी, और इसका डेल्टा चैनल, डेल्टा क्या होता है आपने 9th में पढ़ा होगा। ये इमेज देख रहे हैं, जब रिवर आती है और जब ओशन में वो मिलती है, तो एकदम ऐसे नहीं कि जैसे ये है रिवर निकल के आई और ओशन में मिल गई। जब ओशन के अंदर वो जाती है तो यहां से आने के बाद ये ऐसे फैल जाती है, कई टुकड़ों में चली जाती है, तो ऐसे ट्राइंगल जैसा बन जाता है, इसीलिए इसे हम डेल्टा कहते हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे रास्ता गया, यहां चला गया, फिर एक इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो ऐसे ट्राइंगुलर जमीन आ जाती है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो महानदी रिवर का जो डेल्टाज है, और जो इधर उधर ये पानी जा रहा है, डेल्टा पे तो चलेगी नहीं ना, उसके साइड में जो पानी है वो इस नेशनल वाटरवे 5 का हिस्सा है। और महानदी के अलावा ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर का भी देख रहे हैं, यहां आगे बढ़ने के बाद यहां आके एंड पे यहां डेल्टा बन जाएगा, तो और ये महानदी का डेल्टा बन जाएगा, तो यहां पर भी चलती है। और ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये आपका जो है ईस्ट कोस्ट कैनाल है, ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हो, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है ईस्ट कोस्ट कैनाल, ये पूरा समुद्र से किनारे लगा हुआ ईस्ट साइड में है।
समुंदर से किनारे वही तरीका है याद रखने का, और क्या है, कैनाल है, नहर है। ठीक है, तो ये काम हो गया। 588 किलोमीटर है। तो आपने ये पांचों वाटरवेज पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट थे। मेन आपको रूट थोड़ा सा याद रखना है कि कहां पर है, कौन सी रिवर है, कौन सा कैनाल है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। और भी इनलैंड वाटरवेज है, यानी जो हमारी लैंड बाउंड्री है उसके अंदर और भी वाटरवेज है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी काफी ज्यादा वहां से भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कौन से हो गए? दीज आर मंदावी, जुआरी, कुंभरजुआ, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो ठीक है, ये और नाम है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडियाज ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड आउट फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। अब हमने जो पढ़ा पांचों, वो कौन से थे? इनलैंड थे, यानी हमारी लैंड बाउंड्री के अंदर जो शिप्स के जरिए इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब सिर्फ इनलैंड भी हम नहीं करते, बल्कि दूसरे कंट्री से जहां समुंदर में जहाज चलते हैं वहां पर भी जाते हैं, वहां पर भी हमारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है। तो वो कैसे होते हैं? वो उसके लिए हम कोस्ट पे हमने पोर्ट बनाया है, यानी समुंदर के किनारे हमने पोर्ट बनाया है, वहां से समुंदर में चलते हुए, ओशंस में होते हुए दूसरे कंट्री में जाते हैं। 95% of the country's trade volume, 68% in terms of value, is moved by sea. अब समुंदर के रास्ते से कितना सामान जाता है? जो इंडिया का टोटल ट्रेड वॉल्यूम है, जितना भी हम सामान बाहर भेजते हैं, उसका 95% वाटरवेज के जरिए होता है। अब ये जो ट्रेड वॉल्यूम लिखा है, इसको हम समझते हैं, यानी अगर मान लीजिए 100 सामान बना देश के अंदर, जो कि यानी 100 सामान अगर देश के बाहर भेजा जा रहा है, तो उसमें से 95 सामान वो वाटर के जरिए जा रहा है, वाटरवेज के जरिए। और 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी अगर कीमत के हिसाब से देखें, वहां हमने अभी क्या देखा, 95% किस टर्म में, कि अगर 100 सामान जा रहा है। यहां पर हम वैल्यू के टर्म में देखेंगे, तो अगर हम इंडिया करेंसी देखें, तो अगर 100 रुपए का सामान देश के बाहर जा रहा है, तो 68 रुपए का सामान वाटरवेज के जरिए जा रहा है। अब हम मेजर सी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सी में है पोर्ट्स हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। With a long coastline of 7,516.6 km, India is dotted with 12 major and 295 non-major minor intermediate ports. अब हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है, यानी जो हमारे समुद्र से लगा हुआ जो पूरा एरिया है, उसको हम नापना शुरू कर दे लेंथ, तो वो 7,516.6 किलोमीटर है। और क्या है? डॉटेड है 12 मेजर पोर्ट। डॉटेड मतलब फैले हुए हैं, 12 बड़े बड़े पोर्ट्स अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, और 200 जो बड़े नहीं है उनको हम छोटे भी कह सकते हैं, या इंटरमीडिएट बीच के पोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 200 ऐसे पोर्ट हैं, लेकिन वो नोटिफाइड है, यानी उसको नॉलेज में है गवर्नमेंट की, और वहां से भी अच्छा खासा सामान भेजा जा रहा है, लेकिन उनको हम बड़े पोर्ट की कैटेगरी में नहीं रखते। दीज मेजर पोर्ट हैंडल 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब जो 12 बड़े बड़े पोर्ट हैं, उनके जरिए 95% ट्रेड होता है बाहर, इंडिया के बाहर। बचे 5% किससे होते हैं? ये जो छोटे मोटे जो 200 पोर्ट्स हैं, वहां से होता है। कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after the independence to ease the volume of the trade on the Mumbai port in the wake of the loss of the Karachi port to Pakistan after partition. आजादी के बाद क्या हुआ? देश का बंटवारा हुआ, तो हमारे जो दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे मुंबई पोर्ट हो गया और कराची पोर्ट हो गया, तो कराची तो पाकिस्तान में चला गया, तो वो पोर्ट तो हमारा चला गया। अब क्या हो गया? सारा लोड पड़ गया मुंबई पोर्ट पे, कि अब सारा सामान यहीं से जा रहा था। इसके लिए हमने एक और पोर्ट बनाया, ताकि यहां पर मुंबई पोर्ट का जो लोड है उसको कम किया जा सके, वहां का प्रेशर कम किया जा सके। तो हमने कांडला पोर्ट कच्छ के अंदर बनाया, कि अब बहुत सारे सामान इस कांडला वाले पोर्ट से भेजे जाएंगे। कांडला इज ऑल्सो नोन एज द दीन दयाल पोर्ट, इज अ टाइडल पोर्ट। इसको हम जो कांडला पोर्ट है उसे हम दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं। और ये क्या है? एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट वो होता है जहां पर जो पोर्ट में, यानी समुद्र का जो वाटर का जो लेवल है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो वहां पर जब बहुत ज्यादा लेवल पानी का कम हो जाता है, तो शिप्स का जो है आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि कई टाइम तक वहां शिप नहीं आ सकते, क्योंकि पानी का लेवल डाउन हो गया। तो ये कौन सा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, जहां वाटर का लेवल कम ज्यादा होता रहता है। It caters to the convenient handling of the export and import of the highly productive greenery and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब जो आपका J&K हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहां से जो अनाज वाले सामान है और जो इंडस्ट्री के सामान है, इसकी हैंडलिंग होती है। यानी यहां से इन एरियाज को जो हमने नाम लिया, वहां के जो अनाज वगैरह हैं, ग्रेन्स हैं और इंडस्ट्री के सामान है, वो दूसरे देश जाते हैं इसी कांडला पोर्ट के जरिए, या इसका नाम हम दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं।
और बाहर से भी जो सामान आते हैं जो इन स्टेट्स के अंदर यानी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में जाने होते हैं, वो भी इस कांडला पोर्ट के जरिए होते हैं। ठीक है, तो ये इस काम के लिए अच्छा माना जाता है, कन्वीनियंट माना जाता है। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस, नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। अब मुंबई का पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है और ये एक नेचुरल पोर्ट है, बहुत ज्यादा जगह भी है और वेल शेल्टर्ड भी है। अब ये नेचुरल का मतलब क्या है? अब जैसे शिप है, ठीक है, मान लो ये पोर्ट है यहां पर और ये पानी है, ये पानी का लेवल है और ये जमीन का लेवल है। अब शिप आकर यहां खड़ी होगी, ठीक है, एकदम किनारे आएगी। तो अगर ये वाटर है, वाटर का लेवल ज्यादा होगा तो शिप बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। और अगर हम मान लें ये लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये आपका वाटर का लेवल है, तो यहां पर आके शिप ज्यादा आगे नहीं आ पाएगी, यहां टकरा जाएगी। तो ये चाहा जाता है कि जो समुंदर के किनारे यानी जहां लैंड है बहुत गहराई हो ताकि शिप आसानी से आगे खड़ा हो सके। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जहां नेचुरली गहराई आपको मिल जाती है तो शिप आगे तक आ जाती है, तो वो इसीलिए हम नेचुरल उसको पोर्ट कहते हैं। और कुछ जगह होती है जहां जो पोर्ट के किनारे पानी का लेवल ज्यादा नहीं होता, यानी आपको जमीन दिखती होगी नीचे, तो वहां पर शिप नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि अगर आगे आएगी तो वो जमीन से नीचे टकरा जाएगी। तो उसको हम खुदाई करके और गहरा करते हैं तब बनता है, तो वो आर्टिफिशियल पोर्ट कहलाता है फिर। और शेल्टर्ड पोर्ट क्या होते हैं? जैसे आप देख सकते हो कि ये पोर्ट है, अब यहां मान लो आके शिप खड़ा होगा तो ऐसा हो सकता है कि पानी की लहर मारे और ये शिप आकर यहां जमीन पे टकरा जाए। तो इसके लिए हम शेल्टर बनाते हैं। देख रहे हैं ऐसा ये पूरा एक दीवार जैसा बनाया हुआ है पानी के अंदर, और यहां से ये बनाया गया है कि कहीं से भी पानी की लहर आए तो इस शिप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर पहुंच जाएगी तो शिप आगे बढ़ जाएगी और यहां टकरा जाएगी। तो शेल्टरिंग की जाती है वेव से बचने के लिए और बहुत सारी चीजों से बचने के लिए। ठीक है, तो मुंबई का पोर्ट वेल शेल्टर्ड भी है और नेचुरल भी है, यानी नेचुरली वहां पर आपके पोर्ट के किनारे पानी की गहराई भी है। The Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub for this region. अब मुंबई पोर्ट में भी जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ी, तो मुंबई पोर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड हो गया कि अब यहाँ बहुत कांडला वाला पोर्ट तो हमने बनाया था, वहां से भी हो रहा था, लेकिन मुंबई पोर्ट पे फिर से लोड बढ़ गया। तो इसके लिए हमने एक और पोर्ट बनाया, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और ये आपकी बुक में मैप दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं कहां पर है ये। तो इसको बनाया गया ताकि जो डीकंजेस्ट किया जाए, यानी जो भीड़ हो रही थी मुंबई पोर्ट पे उसको कम किया जाए। और अब ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो उसके आसपास के रीजन के लिए एक हब की तरह बन गया है। हब क्या होता है? किसी एक्टिविटी, किसी जगह पर कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा की जा रही हो, यानी किसी काम को करने का एक सेंटर जैसा बन गया हो, तो उसे हम हब कहते हैं। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए एक हब सा बन गया है। मरमगांव पोर्ट जो कि गोवा के अंदर है इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ द इंडिया आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो यहां पर आपका मरमगांव पोर्ट है, ठीक है, ये गोवा के अंदर है, ये गोवा का एरिया है, ठीक है, स्टेट है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है मैप बनाने के लिए। मैं अलग से वीडियो मैप की बनाऊंगा, वहां इसको डिस्कस हो जाएगा। और ये देख सकते हैं ये मरमगांव है, ये आयरन एक्सपोर्ट यहां से होता है और यहां पर आयरन ओर माइन है, ठीक है। ये जो रेड ट्राइंगल है ये आयरन ओर माइन का है, ये ब्लैक वाला जो स्क्वायर है आयरन ओर एक्सपोर्ट पोर्ट। तो ये पोर्ट दिखा रहा है, ये मरमगांव पोर्ट है, बगल में देख रहे हैं यहां पर ओर है, तो यहीं से सामान निकला और यहीं से चला गया। और सबसे खास बात यह है कि पूरा जो आयरन ओर जितना भी एक्सपोर्ट होता है बाहर, उसका 50% यहीं से होता है, मरमगांव पोर्ट से ही होता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू एक्सपोर्ट ऑफ द आयरन ओर कंसंट्रेटेड फ्रॉम कुदेरमुख माइंस। अब यहां देख सकते हैं ये कुदेरमुख माइंस है, ये रेड वाला जो बना हुआ है ट्राइंगल, और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट है। तो यहां से आराम से पोर्ट में पहुंचा और निकाल के और यहां से चला गया। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट किस लिए यूज हो रहा है? कुदेरमुख जो आयरन ओर की माइन है वहां से आयरन ओर बाहर भेजने के लिए यूज हो रहा है। कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द लेगून विद अ नेचुरल हार्बर। तो ये आपका कोची का पोर्ट है और ये कहां पर है? साउथ वेस्ट में, ठीक है। अगर इंडिया के यहां से हम लाइन बीच से खींच दें तो एक तो नीचे पड़ रहा है और दूसरा वेस्ट साइड में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कोची का पोर्ट है और कहां पर लोकेटेड है? एंट्रेंस ऑफ द लेगून विद नेचुरल हार्बर। यहां भी नेचुरल हार्बर है, यानी अच्छा खासा पानी का लेवल गहरा है, हमको बहुत ज्यादा उसमें खुदाई नहीं करनी पड़ी, आर्टिफिशियली बनाना नहीं पड़ा। और लेगून क्या होता है? ये समुंदर का एक हिस्सा होता है, बस ये ऐसा होता है कि समुंदर से अलग हो जाता है। अब मान लो यहां सूख गया और ये पूरा कवर हो गया, तो वैसे तो ओरिजिनली ओशन का पार्ट था, लेकिन ओशन का पानी एक अलग जगह वो कंसंट्रेट हो गया, तो इसे हम लेगून कहते हैं। तो ये पोर्ट कहां पर है? जो लेगून का किनारे यहां पर जो उसका माउथ है
या हम कह लें उसका एंट्रेंस है, जहां से ये लेगून इंटर हो रहा है, यहां पर पोर्ट बना हुआ है। मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ टूटिकोरिन। तो अब आप बुक लेके बैठे होगे तो बुक में देख सकते हो कि हम साउथ में ही ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम साउथ ईस्ट के अंदर आपका कौन सा है, टूटिकोरिन पोर्ट है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दिस पोर्ट हैज ए नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। ये पोर्ट भी नेचुरल है और इसका हिंटरलैंड ज्यादा है। हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटर का मतलब होता है बिहाइंड, लैंड के पीछे, मतलब बहुत ज्यादा इसमें एरिया है जहां तक सामान हम रख सकते हैं, सामान आ सकता है, गाड़ी पार्क वगैरह हो सकती है। तो इसके पीछे का जो समुद्र से पीछे का एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे हम हिंटरलैंड कहते हैं। ठीक है, नेचुरल पोर्ट है और एक बहुत बड़ा हिंटरलैंड भी है। Thus it has a flourishing trade handling of large variety of cargoes। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर कार्गोज की ट्रेड हैंडलिंग भी हो सकती है। यानी यहाँ से कार्गो क्या होता है, जो सामान शिप के जरिए भेजा जाता है। आप बॉक्स देखते हो, बड़ा बड़ा बॉक्स होता है, उसके अंदर सामान रखा होता है, तो उसको लोड करना शिप पे भेजना, और दूसरी जगह से अगर आ रहा है तो उसको उतारना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, लार्ज उसका हिंटरलैंड है, तो आसानी से हम सामान रख भी सकते हैं, चाहे हम भेजने के लिए हो चाहे आने के बाद हो, वहां भी स्टोर कर सकते हैं। टू इवन अवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव एक्सेट्रा एंड कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। तो बहुत बड़ा एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो सामान है सिर्फ अपने देश का नहीं, बल्कि श्रीलंका का भी अगर सामान आता है तो अक्सर यहीं उतर जाता है, यहाँ उतार लेते हैं, फिर श्रीलंका चला जाता है यहाँ से। या मालदीव का सामान भी आकर इसी जो आपका टूटीकोरिन पोर्ट है वहां पे उतरता है, फिर मालदीव चला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, हम सामान आसानी से यहाँ उतार सकते हैं। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। चेन्नई क्या है? सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, और ये खास बात, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देगा कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है आपका, तो चेन्नई आपका ऑप्शन होगा वो सही, कि चेन्नई एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और ओल्ड भी है, ओल्ड भी पूछ सकता है एग्जाम में। इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। अगर हम ट्रेड के बारे में देखें, यहाँ से जितना व्यापार हो रहा है, या जो कार्गो है, जितना वॉल्यूम सामान का भेजा जा रहा है या मंगाया जा रहा है, तो मुंबई के बाद अगला नंबर इसी का आता है। सबसे ज्यादा मुंबई में हो रहा है ये व्यापार, और उसके बाद ये आपका चेन्नई का पोर्ट आता है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। तो ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, और ये क्या कहा जा रहा है कि डीपेस्ट है, लैंड लॉक, यानी सबसे गहरा। पूछ ले आपसे कि सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो आंसर होगा आपका विशाखापट्टनम। और क्या है? लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है? जनरल लैंड लॉक का मतलब होता है जो एरिया चारों तरफ से जमीन से घिरा हो। जैसे ये पानी है मान ले हम, और उसके चारों तरफ अगर जमीन है तो लैंड लॉक कहलाएगा। अब लैंड लॉक पोर्ट कैसे हो सकता है भाई? शिप उड़ते हुए तो आएगी नहीं यहाँ पर। अब मान लो बाहर पानी है और चारों तरफ ये जमीन है, तो शिप कैसे आएगा? उड़ते हुए आएगा नहीं, और जमीन पे चलते हुए भी नहीं आएगा। तो लैंड लॉक जब पोर्ट की हम बात करते हैं तो ऐसा पोर्ट होता है, जैसे मान लो ये जमीन है, ये आपका जमीन वाला हिस्सा है, ये आपका पानी वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा समुंदर का पानी है। अब कोई पोर्ट यहां बना हुआ है या यहां बना हुआ है, तो हम लैंड लॉक कहेंगे। यानी पानी डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। शिप तो अपना घूमते हुए यहां से अंदर पहुंच जाएगी, लेकिन आप देख रहे हो अगर पानी की लहर यहां से आएगी या इस साइड से भी आएगी, तो चारों तरफ से जो ओरिजिनल ओशन है, ओरिजिनल जो पानी है, उससे ये प्रोटेक्टेड है। ऐसे कहें तो सिंपल, अगर ये चारों तरफ से जमीन से घिरा ही हुआ है, इसीलिए ये वेल प्रोटेक्टेड भी है। अब ये प्रोटेक्टेड वाला डायग्राम मैंने दिखाया था, एक और देख लेते हैं। ये देखिए आर्टिफिशियली इसको बनाया गया है, ठीक है, प्रोटेक्शन दिया गया है। अब यहाँ शिप खड़ी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसका हार्बर हो गया, यहाँ पर डॉक किया जा रहा है शिप को, और ये इसका शेल्टर हो गया, ताकि कोई वेव जो लहर वगैरह है वो यहाँ तक ना पहुंच सके और यहाँ शिप डिस्ट्रॉय ना हो सके। दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो इसका मेन मकसद जब बनाया गया था तो वो यही था, और अभी भी यही है कि यहाँ से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाए। अब प्रदीप पोर्ट जो है वो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। स्पेशलाइज इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर, ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पोर्ट क्या है? इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। ये एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी एक ऐसा पोर्ट है जो रिवर के किनारे बना हुआ है, और इनलैंड है यानी लैंड की बाउंड्री के अंदर है। ये बिल्कुल कोस्टल एरिया पे नहीं है, समुद्र के किनारे नहीं है। यहां से भी एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आपका इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी वो रिवर के किनारे बना है और लैंड बाउंड्री में बना हुआ है, तो वो कोलकाता पोर्ट है। दिस पोर्ट सर्व एज अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। मान लो ये रिवर है, तो जो पानी निकलते हुए आसपास से आता है यहाँ मिलता है, तो ये जो एरिया होता है ये उसका ड्रेनेज बेसिन होता है, ठीक है।
तो यहां पर के एरिया के लिए ये पोर्ट काम आता है, यानी यहां से भी शिप आ रही है और यहां से सामान लेकर और यहां से भी। तो इसके लिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसका जो बेसिन है उसकी वजह से इसको बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है एक्सपैंड करने के लिए, पोर्ट को और बड़ा करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि रिच हिंटरलैंड, यहां पर भी जो रिवर से पीछे का एरिया है बहुत बड़ा है वो। बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर कांस्टेंट ड्रेडिंग ऑफ हुगली। अब ये चूंकि टाइडल पोर्ट है यानी पानी का लेवल कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। अब मान लो ये समुद्र के किनारे, ये लैंड है हमारा, अब कभी कभी पानी का लेवल तो ये है तो बढ़िया से शिप आ गई, और कभी कभी चला गया पानी का लेवल नीचे, और यहां पर आके हमारी जो ओशन की बेड है यानी यहां पर आके जमीन आ जाती है। अब यहां शिप आएगी तो नीचे टकराने का खतरा है, और नीचे चला जाएगा लेवल तो और दिक्कत हो जाएगी। तो टाइडल पोर्ट है, पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमें ड्रेडिंग करनी पड़ती है। अब जब पानी का लेवल ज्यादा होता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें ले आता है, तो क्या करता है ये जमने लगता है, जमने लगता है तो ये जो जमीन का लेवल है ये जमीन का लेवल ऊपर उठने लगता है। ठीक है, यहाँ जमता जाएगा ऊपर उठता जाएगा, इसीलिए हमें एक प्रोसेस किया जाता है, इसे ड्रेडिंग कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं मशीन है, इसके जरिए नीचे इसकी यहाँ खुदाई की जा रही है ताकि इस पानी को और गहरा किया जा सके, यहाँ पर और गहराई की जा सके और शिप आसानी से आ सके। तो कोलकाता पोर्ट के अंदर आपको ड्रेडिंग करने की जरूरत पड़ती है कांस्टेंट लेवल पे। कहां पर, हुगली रिवर में। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। अब जो हल्दिया पोर्ट है उसको क्यों बनाया गया था, क्योंकि कोलकाता पोर्ट पे लोड बढ़ रहा था, यहां से बहुत ज्यादा सामान जा रहा था, तो यहां से प्रेशर कम करने के लिए एक सब्सिडरी पोर्ट, सब्सिडरी यानी एक तरह से सहायक कह सकते हैं, हेल्पिंग कह सकते हैं, तो हेल्प करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया। तो यहां आकर ये वाटरवेज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको दूसरी वीडियोस देखनी है इसी सब्जेक्ट की, इसी चैप्टर की, या और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो नीचे जाएंगे, यहां पर आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक ट्राइंगल बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप चैनल का नाम सर्च करें, वहां से चैनल को जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे करेंगे तो वहां क्लास सीबीएसई क्लास 10 लिखा होगा, उसके नीचे सीबीएसई क्लास 10 की सारी प्लेलिस्ट दी है, वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों में जिसे भी आप जानते हो उसे शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक बटन मिल रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके बेल आइकन बगल में होगा उसको दबा देंगे, फिर ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो उससे होगा ये कि जब भी नई वीडियो में डालूंगा आपको एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपडेट से रहेंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।